चलो ठीक है, सुनो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। एक बार आप लोग कॉपी खोलो और जीपी के बारे में जितना भी पॉइंट्स लास्ट क्लास अपन ने नोट डाउन किया था ना, एक बार उन पॉइंट्स को रिमाइंड कर देते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। खोलो फटाफट। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ था बताओ? कलेक्शन ऑफ नंबर्स जनरेटेड बाय मल्टीप्लाइंग अ फिक्स नंबर अगेन एंड अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड जीपी। फिर हाइलाइट्स ऑफ जीपी लिखाया होगा। पहला पॉइंट क्या था बताओ? फर्स्ट टर्म अगर ए हो, कॉमन रेशियो अगर आर हो, तो जीपी कैसा दिखेगा? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पावर 4 डॉट 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 एंड सो ऑन। सेकंड पॉइंट क्या था? जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, वो कैसा दिखेगा? टी एन इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन। नेक्स्ट पॉइंट क्या था बताओ? if a1, a2, a3, डॉट 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 आर इन जीपी, तो क्या होगा? a2 by a1 is equals to a3 by a2 is equals to a4 by a3 एंड डॉट डॉट डॉट। और ये किसके इक्वल होगा? सारा का सारा आर के इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या था बताओ? अगर कुछ कलेक्शन ऑफ नंबर्स जीपी में है, आप अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो नया कलेक्शन जीपी में नहीं होगा, लेकिन अगर आप कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो नया कलेक्शन भी फिर वापस से किस में होगा? जीपी में होगा। नेक्स्ट पॉइंट बताओ। एग्जैक्टली तीन टर्म अगर चाहिए और आपके पास में प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है तो आपका टर्म्स कैसा दिखेगा? ए बाई आर कॉमा ए कॉमा ए आर। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि चार टर्म अगर लेना है तो चार टर्म में क्या होगा बताओ? ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगर एग्जैक्टली तीन नंबर है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और वो तीनों नंबर किस में है? जीबी में, तो क्या कंडीशन बनेगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू जेड, ये कंडीशन बनेगा हमारा। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल में लास्ट क्लास डिस्कस हो गया था। अब यहां से क्वेश्चंस करना है हम लोग को। बिगिन करते हैं। पहला सवाल देखो, फाइंड द 20th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जो भी कुछ दिया हुआ हम लोग को, ठीक है, लिखो। हियर ए कितना होगा बताओ? 5/2। और यहां पर डी होगा कि आर होगा? आर होगा। डी निकालने का तरीका होता था a2 माइनस a1 और आर निकालने का तरीका होगा a2 डिवाइडेड बाई a1। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? दिस इज इक्वल्स टू 5/4 डिवाइडेड बाई कितना? 5/2। फिर सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 5/4 इंटू 2/5। देखो क्या क्या हो जाएगा? 5 कट जाएगा मेरे ख्याल में, 2 का 1 और 4 का 2, तो अल्टीमेटली कितना रहेगा? ठीक है मेरे ख्याल में। फिर नेक्स्ट ए आ गया, आर आ गया। अब आपको क्या क्या चाहिए बताओ? 20वां टर्म चाहिए और nth टर्म चाहिए। तो 20th टर्म निकालने का तरीका क्या होगा बताओ? T20 फॉर्मूला याद है आप लोगों को? ए आर टू द पावर 19। सो दिस इज इक्वल्स टू ए कितना है आपका? 5/2। फिर आर कितना है आपका? मेरे ख्याल में हाफ, और हाफ के पावर में कितना चाहिए अपने को? 19। तो ये ऑल टुगेदर क्या हो जाएगा? 5/2 इंटू 1/2 टू द पावर 19। ये समझ में आ रहा है? ये जो पावर है ये 1 को भी मिलेगा और 2 को भी मिलेगा। 1 पावर 19 का आंसर कितना रहेगा? 1। और 2 पावर 19 का आंसर कितना रहेगा? 2 पावर 19। क्लियर है मेरे ख्याल में? और फिर ये वाला सिचुएशन बनेगा। 5 इंटू 1 का आंसर कितना रहेगा? 5। और 2 इंटू 2 पावर 19 का आंसर कितना रहेगा? 2 टू द पावर 20। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 20। ठीक है, करो कॉपी करो फटाफट। चलो देखो यहाँ पे, तो इसमें अपन ने निकाल लिया कि T20 क्या आना चाहिए। फिर साथ में मेरे को शायद सवाल में ये भी पूछा है कि Tn क्या होगा। तो Tn क्या होना चाहिए बताओ? ए आर टू द पावर n माइनस। ए का वैल्यू बताओ? 5/2। आर का वैल्यू बताओ? आर कितना होगा? हाफ आया हुआ था, तो हाफ टू द पावर कितना? n माइनस। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 5/2 इंटू 1/2 टू द पावर n माइनस, क्योंकि n माइनस 1 दोनों के पास चला जाएगा। फिर सिंप्लीफाई करने पे ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 का वैल्यू 5 और नीचे 2 इंटू 2 टू द पावर कितना? n माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 2 टू द पावर n। यही आपका आंसर। ठीक है, ये आया ना समझ? लास्ट वाला मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ देखो, 2 पावर 1 इंटू 2 पावर n माइनस 1, ये है आपके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 1 प्लस n माइनस 1, ऐसे। तो 1 और माइनस 1 कट गया, यहां से आएगा 2 टू द पावर n। आया समझ? कर लो कॉपी कर लो। ओके, मेरे ख्याल में सबका हो गया होगा ये। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो ये वाला, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज 729। अच्छा, ये विच टर्म का मतलब क्या है? मेरे से टर्म का वैल्यू पूछा है कि लोकेशन पूछा है?
लोकेशन पूछा है और ये पोजीशन पूछा है, और लोकेशन या पोजीशन वाले सवालों में हम मान लेते थे कि nवे पोजीशन पे आएगा, है ना। लिखो हियर a इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म कितना है आपका, a कितना है आप, आई थिंक √3, फिर आपका r कितना है, r हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो 3 अपॉन में √3, कटने के बाद मेरे ख्याल में यहां से √3 बचेगा बस, ठीक है। तो a आ गया मेरे पास, r आ गया मेरे पास। नेक्स्ट आप बताओ मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि लेट tn इज इक्वल्स टू कितना मानोगे 729। अब tn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, a r पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 729। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना। हाँ, a का वैल्यू क्या है बताओ, √3, तो यहां आ गया √3। r का वैल्यू क्या है बताओ, वो भी √3, तो यहां पर भी आ जाएगा √3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 729, ठीक है। एक बार देखते चलो, ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। अच्छा देखो, इसके बेस में भी √3 है और इसके बेस में भी √3 है, तो क्या इनका भी पावर ऐड हो जाना चाहिए, पक्का। तो इनका पावर यदि आप ऐड कर दोगे तो इधर से 1 और उधर से n माइनस 1, तो ऐड होगी कितना हो जाएगा, √3 टू द पावर n। और 729 को भी अगर आप प्राइम फैक्टराइज करते हो तो 3 पावर कितना बनेगा, 6। क्लियर मेरे ख्याल में। अच्छा ये बात हम लोग सबको पता होगा, देखो कि √3 को सिंप्लीफाई करके अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर हाफ। क्या हो जाएगा बताओ, 3 टू द पावर हाफ। तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, देखो कि 3 पावर में हाफ पावर में कितना n, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 3 पावर में 6। इसको सिंप्लीफाई करने से ये हाफ और n क्या होना चाहिए आपस में, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा मेरे को बताओ, 3 टू द पावर n/2 इज इक्वल टू कितना, 3 टू द पावर 6। अब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एक दूसरे से इक्वल होना चाहता है और इनका बेस भी सेम है, तो ये इक्वल कब हो सकता है और कैसे हो सकता है, जब इनका पावर सेम हो, ठीक है। तो वहां से वी कैन क्लेम कि लोग n-2 का आंसर शुड बी इक्वल्स टू 6 और यहां से n का आंसर मस्ट बी इक्वल्स टू 2। देखो आया समझ। और इसमें एक चीज बस मैं बोल देता हूं कि बहुत लोग ना क्या सोचते हैं कि यहां से ना 3 कट गए, ठीक है, लेकिन ये कटने का कोई लॉजिक नहीं है, पावर कंपैरिजन से हम आंसर देते हैं, ठीक है। क्लियर, कौन सा पार्ट बताओ, ये वाला। एक आंसर देखो कितना था, √3, और r का आंसर भी देखो कितना था, √3। a के जगह पर √3 और r के जगह पर भी √3। अब क्या है कि ये वाला बेस और ये वाला बेस तो सेम टू सेम है, यहाँ पर पावर में कितना है 1 और यहाँ पर पावर में कितना है n-1। तो फिर से यही वाला सिचुएशन है, देखो ठीक है ना, इसके जैसा जैसा ये वाला था। यहाँ पर है √3 पावर में 1 इंटू √3 पावर में कितना n-1। तो अगले स्टेप में पावर ऐड होके क्या हो जाएगा, √3 पावर में 1 प्लस n-1 चला गया और √3 पावर n, ये बच जाएगा, ठीक है। अच्छा करो फटाफट कॉपी करो अगर बच गया तो। देखो अगला क्वेश्चन आपका, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज 512 अपॉन 729। वापस से सिमिलर पैटर्न का ही क्वेश्चन है, लिखो फटाफट आप लोग भी। सोल्यूशन ए क्या होगा बता सकता है कोई, 18। फिर आर क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में -12 बाई 18, कट के कितना आएगा -2/3। बहुत बढ़िया, 6 से काट लिया। अब लेट Tn इज इक्वल्स टू कितना 512/729। अच्छा इसका सिंप्लीफिकेशन मैं अगले पेज पे करता हूं, यहां तक हो गया ना सबका। चलो देखो यहाँ Tn इज इक्वल्स टू 512 डिवाइडेड बाई 729। Tn के जगह पर क्या रिप्लेसमेंट कर सकते हो, a r टू द पावर n-1 इज इक्वल्स टू 512 डिवाइडेड बाई 729। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ये वाला। ओके a क्या आया था आपका, r क्या आया था आपका -2/3, तो क्या हो जाएगा बताओ 18 इंटू -2/3 टू द पावर कितना n-1 इज इक्वल्स टू में कितना बताओ 512/729 ना। इसको भी सिंप्लीफाई करो, 512 को क्या लिख सकते हो, मेरे ख्याल में 2 टू द पावर 9 शायद, एक बार चेक कर लो। और 729 को लिख सकते हो मेरे ख्याल में 3 टू द पावर 6। ठीक है यहां तक चलेगा पक्का। 18 को वहां धक्का मार देते हैं, देखते हैं क्या होगा।
ये हो जाएगा -2 अपॉन 3 होल टू द पावर n-1 इज इक्वल्स टू में 2 टू द पावर 9 बाई 3 टू द पावर 6 इनटू में 18। ठीक है, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन बता सकते हो क्या होगा? 9 इंटू 2 होता है तो अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2, और यहाँ क्या है बताओ? 2 टू द पावर 9, और यहाँ है मेरे पास में -2 अपॉन में 3 होल टू द पावर n-1। देखो तो क्लियर है क्या यहाँ पे? पक्का? थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग देखो, अगर समझ में आए तो फिर आगे बात करेंगे। ये 2 पावर 9 है और ये 2 पावर 1 है, मल्टीप्लीकेशन में है कि डिवीजन में? तो सिंप्लीफाई होके क्या बचेगा? 2 पावर 10 की 2 पावर 8? 2 पावर 8। तो ये कटेगा यहाँ से, ये कटेगा यहाँ से, इट इज गोइंग टू बिकम 2 पावर 8, और 3 पावर 6 इंटू 3 पावर 2 क्या हो जाएगा? 3 पावर 8। आया समझ? तो अगले स्टेप में देखो मेरे को क्या मिलेगा, दिस एम्प्लाइज -2/3 होल टू द पावर n-1 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 2/3 होल टू द पावर क्या 8 कॉमन ही ले लूं ऐसा, ठीक है? क्या यहां से हम सीधा n-1 इक्वल्स टू 8 बोल सकते हैं? आंसर इसके बोल तो सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं होगा वो। रीजन मैं बताता हूं क्यों। यहां देखो -2/3 और यहां मेरे क्या है 2/3, लेकिन एक अच्छा बात क्या है कि पावर में जो है ना वो इवन पावर है। तो इवन पावर अगर आप लेते हो तो आप ध्यान से यहां देखना एक बार, ऐसे कुछ समझा रहा हूं। 2 पावर 4 का आंसर कितना होता है? 16, और -2 पावर 4 का आंसर भी कितना होता है? 16। तो यदि पावर इवन है ना तो बेस को आप सेम रख के पॉजिटिव मानो चाहे नेगेटिव मानो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा आपका क्या आएगा? सेम। और कंपैरिजन करने के लिए तो मेरे को सेम बेस चाहिए। तो यहां सिंस मेरे पास में -2/3 है तो मैं इसका भी चेहरा बदल के क्या कर सकता हूं बताओ? -2/3 टू द पावर 8, और सिंस 8 इज अ इवन नंबर देयरफॉर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? -2/3 होल टू द पावर कितना? 8, और यहाँ क्या रहेगा बताओ? -2/3 होल टू द पावर n-। ठीक है, अब आप पावर कंपेयर कर सकते हो। दिस एम्प्लाइज वी कैन से n-1 इक्वल्स टू 8, और सॉल्व करने पे n इक्वल्स टू 9। 9 का क्या इंटरप्रिटेशन है वैसे यहाँ पे? 9 कौन है? 9 पोजीशन है। तो हमारा कंक्लूजन कैसा होना चाहिए कि हेंस द 9th टर्म वुड बी हाउ मच? 512/729। ये हमारा कंक्लूजन होना चाहिए। चलेगा? ऑड होता तो फिर सीन थोड़ा अलग रहता। ठीक है, तब ऐसे नहीं कर सकते। पागल लड़का, हम लोग चेंज किसमें किए? आंसर क्या है वो तो बात का बात है, चेंज किसमें किया आपने? पावर 8 वाले में चेंज किया ना, तो वो तो इवन था। ठीक है, रीजन कुछ नहीं लिखना, हो गया बस, अंडरस्टूड है वो। पावर अगर इवन रहेगा तो बेस को पॉजिटिव मानो नेगेटिव मानो, बात एक ही। चलेगा? चलो अगले सवाल की तरफ चलो। देखो इसको देखो, फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस दिस। ठीक है, एबी वाला तरीका तो याद ही है आप लोग। अब एक और जादू दिखाता हूं आज। मान लो कि मेरे पास में कुछ है, मान लो कि 5 है, और मैं आगे बढ़ने के लिए एक रूल बनाता हूं कि into 2 करके आगे बढ़ूंगा, तो अगला टर्म क्या आना चाहिए? थोड़ा फास्ट, थोड़ा जोर से। फिर बस रुक जाओ। ठीक है, अब ये हो गया आपका जीपी। क्या हो गया ये बताओ? सॉरी, ये हो गया जीपी। इसी का आप चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं रिवर्स जीपी। क्या क्रिएट कर सकते हैं बताइए? रिवर्स जीपी। अब रिवर्स जीपी में क्या होगा देखिए, RGP रिवर्स जीपी। रिवर्स जीपी में आप क्या करेंगे कि जो लास्ट में आया है उसको फर्स्ट में ले लेंगे। 160 नंबर तो आपको पता ही है, बताओ क्या हो जाएगा? फिर रुक जाइए। ठीक है, अब क्या क्या हुआ वो नोटिस कीजिए। ओरिजिनल जीपी का फर्स्ट, रिवर्स जीपी का लास्ट, ओरिजिनल जीपी का लास्ट, रिवर्स जीपी का फर्स्ट। ओरिजिनल जीपी में आगे बढ़ने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, रिवर्स जीपी में यू विल फाइंड कि आगे बढ़ने के लिए आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओरिजिनल जीपी में आप अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो रिवर्स जीपी में आप उसके रेसिप्रोकल हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल जीपी का कॉमन रेशियो अगर 2 था तो रिवर्स जीपी का कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? हाफ। कितना हो जाएगा? हाफ। ओरिजिनल जीपी का जो लास्ट टर्म होगा रिवर्स जीपी का, वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ओरिजिनल जीपी में पीछे से जो 1 नंबर पे आएगा, ठीक है, ये पीछे से जो 2 नंबर पे आएगा, रिवर्स जीपी में वो आगे से 2 नंबर पे आएगा।
ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए आप T2 नहीं लगा सकते, क्योंकि T2 का मतलब यहां पर कौन होगा, 10। आया बात समझ? क्योंकि T2 जब आप बोलते हैं ना, तो आप शुरू से 2 नंबर वाले का बात कर रहे होते हैं, लेकिन आपको अगर पीछे से 2 नंबर वाला या पीछे से 3 नंबर वाला चाहिए, तो ओरिजिनल जीपी के थ्रू फॉर्मूला लगा के आप वो नहीं निकाल सकते। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि ओरिजिनल जीपी के बैक साइड से कोई पोजीशन का टर्म अगर आपको चाहिए, तो आप ओरिजिनल जीपी का पहले कर लीजिए रिवर्स, और रिवर्स करने के अंदर रिवर्स जीपी में बिगिनिंग से आप उस टर्म को ढूंढिए नॉर्मल फॉर्मूला लगा के, कंसीडरिंग कि ए आपका 160 हो गया होगा और कॉमन रेशियो क्या हो चुका होगा, हाफ हो चुका होगा। जो भी पोजीशन आपको चाहिए इससे निकाल लीजिए, ऑटोमेटिकली वो पीछे से मैच हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में? लिखिए, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस दिस। तो लिखो जीपी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा यहाँ, 2, 6, 18, डॉट 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 3, 9, 3, 6, 6। ठीक है। रिवर्स जीपी क्या हो जाएगा बताओ, 3, 9, 3, 6, 6, कॉमा। इसमें आगे बढ़ने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसमें 1/3 से करेंगे, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे बेसिकली। तो क्या आ जाएगा बताइए, 1, 3, 1, 2, 2। 2 टर्म काफी है, डॉट डॉट डॉट, फिर क्या आएगा 18, 6 और 2। क्लियर मेरे ख्याल में? पीछे से कितने नंबर का टर्म चाहिए आपको, 5। तो रिवर्स जीपी से T5 निकाल लो आप। तो T5 इक्वल्स टू क्या रहेगा, A R⁴ 4 मेरे ख्याल में चलेगा ना। अभी रिवर्स जीपी के लिए आप सोच लो थोड़ा सा, A क्या होगा आपका 3, 9, 3, 6, 6, और R क्या होगा आपका मेरे ख्याल में 1/3। ठीक है। तो यहां रह जाएगा, देखिए दिस इज इक्वल्स टू 3, 9, 3, 6, इनटू R की जगह पर 1/3 होल टू द पावर 4। ठीक है। आगे लिखो T5 इज इक्वल्स टू 3, 9, 3, 6, इनटू 1/3 पावर 4 का वैल्यू 81। इसको काटो, बताओ कितना आ रहा है, 486। ये आपका आंसर। ठीक है। अब हो सकता है कि एग्जाम में नंबर्स वगैरह थोड़ा सा चेंज किया हुआ रहे, लेकिन अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो अप्रोच आपको यही वाला रखना है। चलो आगे यहां से अगला क्वेश्चन देखो। द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज 12, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। लिखो हियर T3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 12। T3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर, मतलब पोजीशन से एक कम होता है R का पावर, इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, डन यहां तक। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। देखो आप प्रोडक्ट को मैं अगर P सिंबल से रिप्रेजेंट कर लूं और लिखूं यहाँ पे, तो दे आर सेइंग कि P का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 इंटू T5, ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल में। आ रहा समझ? T1 को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, A। T2 को किससे रिप्लेस कर सकते हो, AR। T3 को AR स्क्वायर, T4 को AR क्यूब, और T5 को AR टू द पावर 4। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? अब आप ध्यान से सोचना और समझने का ट्राई करना। वही बेसिक एक्सपोनेंट वाला प्रॉपर्टी, A इंटू A इंटू A इंटू A इंटू A, कितने बार, 5 बार। तो सबका पावर आप क्या कर दोगे, ऐड, और सबका पावर ऐड करके ये क्या हो जाएगा बताओ, A टू द पावर 5। क्लियर? अब अगर आप R का देखोगे थोड़ा सा, तो देखो यहाँ पे, यहाँ है R पावर 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो यहां आ जाएगा मेरे ख्याल में R टू द पावर 10। इन दोनों में से कौन सा नंबर बाहर खींच सकते हो पावर में कॉमन, 5। तो ये हो जाएगा A R का स्क्वायर, और पूरे के पावर में कितना आ जाएगा, 5। ठीक है। AR स्क्वायर का आंसर ऑलरेडी कितना दिया हुआ था मेरे को, 12। बस ये बिठा दो, तो 12 टू द पावर 5, ये आंसर 12 टू द पावर 5। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इफ द थर्ड, सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी आर इतना इतना इतना, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी। ये 3072 होना चाहिए था, 3072। अच्छा बताओ तो क्या मीनिंग है इनका, थर्ड, सिक्स्थ और लास्ट टर्म। मतलब
T3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 का मतलब T6 का वैल्यू हो जाएगा 48 और लास्ट टर्म मतलब Tn का वैल्यू कितना हो जाएगा 3072। ये तो हो गया 3 इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है। मुझे फाइंड क्या क्या करना है, फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी। लिखो T3 का फॉर्मूला क्या हो सकता है AR स्क्वायर इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। T6 का फॉर्मूला क्या हो सकता है AR टू द पावर 5 और वैल्यू कितना दिया हुआ 48, इक्वेशन नंबर 2। Tn इज इक्वल्स टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा AR टू द पावर n-1 इक्वल्स टू 3072, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए लिखना रोको, एक बार बोर्ड की तरफ देखो, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, इसको ध्यान से सुनना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एपी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता, किसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता एपी के कॉन्टेक्स्ट में, तो एक बार थोड़ा सोचो तो इक्वेशंस कैसा बना रहता, ये कैसे ब्रेक होता एपी के हिसाब से। a प्लस 2d इक्वल्स टू 6, ये कैसे ब्रेक होता a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 6, और ये कैसे ब्रेक होता a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू 3072। तो एपी के सिचुएशन में क्या होता है ना कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलता है कि अच्छा ए कट गया और सॉल्व करके मेरे पास में डी का आंसर आ गया। ठीक है, और ए कटने के वजह से ही हम उसमें सब्ट्रैक्शन को फॉलो करते थे। लेकिन जीपी में आप क्या देखोगे ऑन कॉन्ट्रेरी कि स्ट्रक्चर का हालत ऐसा रहता है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, कोई किसी से कटेगा नहीं। सोच के देखो, इफ यू सब्ट्रैक्ट AR पावर 5 माइनस AR स्क्वायर तो इज इक्वल्स में मिलेगा 48 माइनस 6 42। अब इसमें क्या कट रहा है किससे बताओ तो, अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर लूं AR पावर 5 माइनस AR स्क्वायर इज इक्वल से मुझे कितना मिल रहा है 42, इसके आगे मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊं। ठीक है, तो एपी में इस टाइप के सिचुएशन को हम हैंडल करते हैं किससे, सब्ट्रैक्शन से। लेकिन जीपी में सब्ट्रैक्शन इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल। तो जीपी में करना क्या पड़ेगा आपको, जीपी में आपको करना पड़ेगा डिवीजन। क्या करना पड़ेगा बताइए, डिवीजन। आ रहा है समझ? अब डिवीजन देखिए कैसे वर्क करेगा इसके ऊपर में, मैं अगले पेज पे दिखाता हूं। लेट्स से मैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करता हूं, ध्यान से सोचना, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। अब आप देखो कि 2 के एलएचएस में क्या था AR पावर 5 और 1 के एलएचएस में क्या था AR स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा AR स्क्वायर। 2 के आरएचएस में क्या था 48, तो यहां 48। इस बेचारे के एलएचएस में क्या था 6, तो यहां आ जाएगा 6। ये कट के कितना आ जाएगा 8, यहां पर a से a कट गया। अब फिर से R पावर 5 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा बताओ R का क्यूब, है ना। अब R का पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 8। 8 का मतलब क्या होता है 2 का क्यूब। कंपैरिजन करेंगे बेस का तो R का वैल्यू क्या मिलेगा R इज इक्वल्स टू 2, R इज इक्वल्स टू 2। आया समझ? अब R पे ही आपको रुक जाना है कि और भी कुछ ढूंढना था, और क्या ढूंढना था आपको, वैसे तो आपको A और N दोनों ढूंढना है ना, तभी तो बस R ही आया है। चलो एक काम करते हैं कि ये आया हुआ R को आप दोनों में से किसी में भी डाल सकते हो, जहां पर भी आपको कन्वीनियंट लगे। मेरे को फर्स्ट वाला ही कन्वीनियंट लग रहा है, उसमें डाल लेता हूं। क्या हो जाएगा बताओ, इक्वेशन 1 इंप्लाइज A into R का मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6। सो दिस इंप्लाइज A इज इक्वल्स टू कितना 6/4 और कैंसिल हो गया कितना आ जाएगा बताओ 3/2। क्लियर ये वाला, तो A इक्वल्स टू 3/2 हो गया आपको। और A पे ही तो रुकना नहीं है आपको, वापस कहाँ जाना है आपको N तक जाना है। तो N तक जाने के लिए आपको ये थर्ड वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। अब आपके पास में A अवेलेबल है, R अवेलेबल है, उठा के इसमें डाल दो, सॉल्व करके N आ जाना चाहिए। देखो वापस अगले पेज पे, थर्ड इक्वेशन इंप्लाइज कि A R टू द पावर n-1 का आंसर था 3072। A का आंसर कितना आया था 3/2, R का आंसर कितना आया था 2, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n-1 इज इक्वल्स टू 3072। काटोगे 3 से तो मेरे ख्याल में ये 1 और ये कितना हो जाएगा बताओ 1024। ठीक है, दिस इंप्लाइज, और ये भी एक 2 पड़ा हुआ है, हाँ, तो 2 टू द पावर n-1 इक्वल्स टू 1024 इंटू 2। ये बड़ा ही एक स्टैंडर्ड सा नंबर है, बहुत जगह पर आप इसको देखोगे, इसका वैल्यू याद रखना। इसका वैल्यू होता है 2 पावर 10, तो 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 1, तो मिला के कितना हो जाएगा 2 पावर 11। लेफ्ट में क्या आपके पास 2 पावर n-1। पावर्स को कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ इक्वल्स टू 11।
तो n इक्वल्स टू यहां से 12, ये आपका आंसर है। n इज इक्वल्स टू 2। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? करो, कॉपी करो फटाफट। ठीक है, देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डन ये वाला सबका? देखो इसको देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी विथ रियल टर्म्स इज 1 इफ द सम ऑफ इट्स थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। रेशियो होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करूं, लिखो हियर a इक्वल्स टू कितना दिया हुआ? 1 बोल दिया कि फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी विथ रियल टर्म्स इज 1, तो लिखो a इज इक्वल्स टू 1। देखो रियल टर्म्स का मतलब मैं बताता हूं, एक चैप्टर आपके सिलेबस से गायब है, उस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्लास 10 तक इस वाले सिचुएशन को हम बोलते थे नॉट डिफाइंड। क्या बोलते थे बताओ? मतलब कभी भी कुछ अगर रूट ओवर नेगेटिव जैसा कुछ भी आ जाए तो हम बोल देते थे कि नॉट डिफाइंड होगा। 11th में लेकिन एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम ही है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि रूट ओवर -1 को हम मान के चलेंगे आयोटा आई, ठीक है। और फिर वहां से बहुत सारा मतलब क्या है कि तामझाम है जो पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड, और इन सारे को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं बताओ? इमेजिनरी नंबर। तो हमको ऐसा बोल रखा है इसके हिसाब से कि इमेजिनरी नंबर्स को हम अपने जीपी में इंक्लूड नहीं करें, हम सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में ही बात करें। हालांकि ये लाइन आपके लिए टोटली इररिलेवेंट है अभी के लिए, ठीक है। आ गया समझ मेरे ख्याल में? ओके, तो रियल टर्म्स मतलब रियल नंबर्स होगा मेरी जीपी में। फर्स्ट टर्म उसका कितना दिया हुआ मेरे को? 1। और मेरे को एक बात बोला हुआ कि थर्ड और फिफ्थ टर्म का सम कितना होगा? 90। लिखूं T3 प्लस T5 इज इक्वल टू कितना? 90। अच्छा एक बार इसके कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छे से देखिएगा आप लोग। हाँ, यहां तक हो गया लिखना सबका? देखते भी रहिए, लिखते भी रहिएगा। T3 का फॉर्मूला बताइए कितना कितना? बहुत बढ़िया, AR² प्लस T5 का AR टू द पावर 4 इक्वल्स टू कितना? 90। अच्छा A क्या बताया हुआ? 1, तो बेसिकली R² प्लस R पावर 4 इज इक्वल्स टू 90। आ गया समझ? क्लियर है? थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। मैथ्स में एक प्रोटोकॉल है कि जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होता है कोशिश आपको हमेशा ये करना चाहिए कि एक तो उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और प्लस उसको सबसे लेफ्ट में लिखा जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ? R पावर 4 प्लस R पावर 2 माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हो गया आपके 4 डिग्री का इक्वेशन। कितना डिग्री का इक्वेशन? 4 डिग्री का। क्लास 10 में कुछ ऐसा क्वेश्चन आपने सॉल्व करके रखा होगा जिसमें अपने को बताया जाता था कि यहाँ पर R² को कुछ मान लो, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का डायरेक्टली तो कोई तरीका है नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि R² को थोड़ी देर के लिए जो भी लेटर हमको अच्छा लगता है वो अज्यूम कर लेंगे। हमको वैसे x अच्छा लगता है, तो आइए लेट R² इक्वल्स टू x मान के बिगिन करें। अच्छा R² को अगर आप x मान लेते हैं तो R पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? x²। आप इसी का स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपको? R² का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, और R² के स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा? R पावर 4, और यहाँ रहेगा x²। अब ये जो दोनों बात है ना, इसको आप इस स्टेटमेंट पे इंपोज कीजिए, ठीक है। और ये स्टेटमेंट आपका फिर कैसा दिखने लगेगा सोचो। मेरे ख्याल में R पावर 4 विल बी चेंज्ड बाय x², फिर R² विल बी चेंज्ड बाय x, और बगल में क्या रहेगा? माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्लियर मेरे ख्याल में? अब आता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इनटू करने पे चाहिए 90, सब्ट्रैक्ट करने पे 1, तो मेरे ख्याल में 10 और 9 रहेगा। तो x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 10 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। खोल देने पे x² प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, इनमें से कॉमन बताओ x, क्या बचेगा? x प्लस 10। इनमें से कॉमन बताओ माइनस 9, क्या बचेगा? x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, दोनों में से कॉमन बताओ x प्लस 10, और अंदर का बचाओ x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां से सॉल्व करने पे x का आंसर या तो 10, सॉरी नॉट 10, माइनस 10 हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। अब हमको लेकिन x के लिए सॉल्व करना था कि r के लिए सॉल्व करना था? r के लिए सॉल्व करना था, और हमने असम्पशन क्या लिया था बताओ? x इज इक्वल टू R²,
अब रिप्लेस करो यहाँ पे, दिस एम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल्स टू -10 एंड दिस एम्प्लाइज कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब थोड़ा सा सोचो एक बार आप लोग और बताओ कि कोई भी स्क्वायर चीज का अल्टीमेट वैल्यू नेगेटिव कभी भी हो सकता है? स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकता है। तो नो डाउट इस सिचुएशन को हमने एनकाउंटर किया, लेकिन फिर हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहां चला जाएगा नॉट पॉसिबल, ठीक है। और यहां से आर का वैल्यू कितना आएगा बताओ? आर इक्वल्स टू +-3, ठीक है, आर इज इक्वल्स टू +-3। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूछा क्या था। कॉमन रेशियो पूछा था शायद, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे बोलेगा कि बताओ वो जीपी क्या हो, ठीक है ना। तो जीपी अगर पूछेगा तो अपना ए कितना आया था? 1, मतलब दिया वही था। एक बार आर को 3 मान लेंगे और एक बार आर को -3 मान लेंगे। 3 मान के अगर प्रोसीड करोगे तो कैसा जीपी दिखेगा आपको? 1, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 27, 3 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। और यदि -3 मान के चलोगे तो क्या होगा? 1 -3, फिर 9, -3 इंटू -3 9, फिर 9 इंटू -3 -27, -27 इंटू -3 +81, हाँ मतलब 81। आया बात समझ? तो थोड़ा केयरफुल रह के उसको भी डील हम लोग कर लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If the sum of first two terms of a GP is -4 and the fifth term is 4 times the third term, find the GP। मेरे ख्याल में आसान सा ही है, लिखो। Here फर्स्ट 2 टर्म्स का मतलब क्या हो गया? मतलब T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू -4, एक तो ये दिया हुआ है और बोला हुआ है कि फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, तो T5 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ T3, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो एक्सप्लोर करते हैं। T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू -4, पहले इसी को एक्सप्लोर करो। T1 के जगह पर A और T2 के जगह पर AR इज इक्वल्स टू -4, और दूसरा कंडीशन क्या था? T5 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ T3, T5 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ T3। T5 को रिप्लेस किससे कर सकते हो? AR पावर 4, और 4 टाइम्स ऑफ T3 मतलब AR स्क्वायर। मेरे ख्याल में A गया दोनों तरफ से और R स्क्वायर भी गया दोनों तरफ से, और कितना बढ़िया सिचुएशन आया है कि R स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सो R इक्वल्स टू 2 की +-2 मतलब 2 और -2 बोल देता हूं, ठीक है। मेरे ख्याल में यहां तक इसको मार्क कर लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इसके बाद में हमको 2 केस बनाना पड़ेगा। फॉर R इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 1 इंप्लाइज A प्लस A इंटू 2 इज इक्वल्स टू -4। यहां से सॉल्व करके 3A इज इक्वल्स टू -4, सो A इक्वल्स टू आएगा -4/3 R इक्वल्स टू 2 के लिए। और फॉर R इक्वल्स टू -2, फिर से इक्वेशन 1 को यूज करेंगे हम लोग। इक्वेशन 1 इंप्लाइज A प्लस A इंटू -2 इक्वल्स टू -4। दिस इंप्लाइज सॉल्व करने पे ये हो जाएगा -A इक्वल्स टू -4, A इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 4, ठीक है। A आ गया, R आ गया। अब देखते हैं एक बार कि पूछा क्या था। पूरा जीपी पूछा शायद, फाइंड द जीपी। तो यहां रुक जाए कि और आगे जाना हो? और आगे जाना होगा, लिखो। नाउ द जीपी विल बी, पहले ना इसके कॉन्टेक्स्ट में लिखाता हूं। हाँ, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखो क्या होगा। स्टार्ट कहां से हो? -4/3। आगे बढ़ने के लिए किसका मल्टीप्लाई करोगे? 2 का, तो क्या हो जाएगा? -8/3। नेक्स्ट क्या होगा? -16/3, एंड बस ऐसे चलता जाएगा। मैं यहीं रुक जाऊंगा, कॉमा डॉट डॉट, ठीक है। और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? ए आपका कितना हो गया? 4 फर्स्ट टर्म। आर कितना आपका इस केस में? -2, तो अगला क्या हो जाएगा? -8। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? +16 डॉट डॉट डॉट। ये आपका आंसर। 2 पॉसिबल आंसर आएगा आपके पास। क्लियर मेरे ख्याल में ये वाला भी। चले आगे फिर देखो अगला क्वेश्चन, देखो आसान सा ही है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द नंबर्स। तो देखो एक तो 3 नंबर इन जीपी का सिचुएशन आ गया और दूसरा उसका प्रोडक्ट भी हमको दिया हुआ है। तो हमारा स्पेशल चॉइस क्या होना चाहिए? A/R, A और AR। लिखो, लेट द नंबर्स बी A/R, A, AR, A/R,
कॉमा ए कॉमा ए आर। पहले प्रोडक्ट वाले पार्ट को एक्सप्लोर कर लेते। नाउ ए बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू कितना माइनस, तो आर आर कट गया यहाँ से, ए क्यूब इज इक्वल्स टू -1, सो ए इक्वल्स टू -1। ठीक है, क्लियर। आगे लिखो अगेन, इन तीनों का सम कितना बताया हुआ आप 13/12, तो लिखो अगेन ए बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल्स टू 13/12। ठीक है, मेरे ख्याल में ए कॉमन ले सकते हैं हम लोग, इट विल बी 1/r प्लस 1 प्लस आर इक्वल्स टू 13/12। डन, चलेगा। ए कितना आया था आपका -1, एक बार ना पुट कर दो यहाँ, दिस एम्प्लाइज माइनस ऑफ 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 13/12। इस माइनस को आप साइड स्विच करा दो, उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपके लिए 1/r प्लस 1 प्लस आर इक्वल्स टू -13/12। इस 1 को भी वहां भेज दो, 1/r प्लस आर इक्वल्स टू -13/12 -1। सॉल्व करने पे शायद से नीचे एलसीएम 12 और -13 -12, मेरे ख्याल में -25/12। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम विल बी आर, ऊपर क्या आएगा 1 + r²। अगले स्टेप में भी लिख देता हूँ 1 + r²/r। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो 12 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और -25 r से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिल जाएगा, देखो क्या 12 + 12r² इक्वल्स टू -25r। एक बार यहां तक अच्छे से देख लो, अगर कुछ भी डाउट वगैरह हो तो पूछो। ठीक है, वैसे आप एलसीएम यहां पर भी ले सकते थे, लेकिन वही कैलकुलेशन थोड़ा और बढ़ जाएगा आपका अगर ध्यान से नहीं करोगे तो। चले आगे यहां से। हाँ, मैं बताता हूं, देखो ये -1 यहाँ पे था ना ए के जगह पे, इसको वहां भेजने का तरीका ये है कि इक्वेशन के दोनों तरफ आप एक -1 से मल्टीप्लाई करो, तो इस तरफ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और उस तरफ जो है वो पहले पॉजिटिव था, अब एक माइनस से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आप मन में ऐसा सोचो कि इस साइड और इस साइड आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दी, तो -1 इंटू माइनस प्लस और -1 इंटू 13/12 क्या हो जाएगा, -13/12। ठीक है, और क्यों भेज रहा हूं उस साइड, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। फाइन, चलो आगे यहां से। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोटोकॉल समझाया था कि जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म आपका होगा वो रखेंगे एकदम फ्रंट में, और वो भी पॉजिटिव कोफिशिएंट के साथ। इसके पास में ऑलरेडी +12 है, दैट इज ओके फॉर मी। तो क्या लिखूं बताओ, मेरे ख्याल में बोलो 12r² प्लस 25r, ये भी अपना साइड स्विच कर लेगा। हाँ, उस तरफ नेगेटिव था, इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और क्या बचा हुआ बताओ, +12 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा जल्दी से बताओ मिडिल टर्म क्या होगा इसका, इंटू करने पे 144 और ऐड करने पे 25, आंसर शुड बी 16 + 9। वेरी गुड। सो 12r² प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन बताओ। वेरी गुड। 4r, इधर से क्या आएगा बताओ, 3r + 4, इन दोनों में से बताओ, +3, तो मेरे ख्याल में 3r + 4 यहां पर भी इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन 3r + 4, और यहां से क्या बचेगा बताओ, 4r + 3, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप कर सकते हो 3r + 4 इक्वल्स टू 0, या फिर 4r + 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे यहां से r इक्वल्स टू -4/3 और यहां से r इक्वल्स टू -3/4। ठीक है, 2r आ गया मेरे पास में। ए आया हुआ था क्या अपने पास, ये -1 आया हुआ था। अब एक बार ध्यान से देख लो कि पूछा क्या था, फाइंड द नंबर्स। तो मतलब मेरे को तीनों नंबर बताना है। ठीक है, ए आ गया, आर आ गया, हमारा चॉइस ऑफ नंबर्स क्या था, a/r, ए और AR। एक केस में सॉल्व होगा कि दो केस में सॉल्व होगा, क्योंकि r का कितना वैल्यू आया है 2। ठीक है, तो अभी फर्दर में लिखता हूं, देखो दो केस बनेगा। एक में a का आंसर -1, r का आंसर सपोज करो कि आप ले लो -4/3। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, देखो मेरा नंबर्स था a/r, a और AR। तो a/r में होगा -1 डिवाइडेड बाय -4/3, कॉमा -1 इंटू -4/3, ऐसा। ठीक है,
इसमें माइनस माइनस कट हो जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4, कॉमा में -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा मेरे ख्याल में 4/3। और दूसरे पार्ट को एक्सप्लोर करोगे तो a इज इक्वल्स टू -1, r इज इक्वल्स टू -3/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में, फिर से क्या बताऊं, a/r, a और ar, ठीक है। तो -1 डिवाइडेड बाई -3/4 कॉमा -1 और फिर -1 इंटू -3/4। सॉल्व करने पे ये दोनों कट गया, यहाँ से आ जाएगा मेरे ख्याल में 4/3, यहाँ से -1 और वहां से माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। मोस्टली इन टाइप के क्वेश्चंस में ना आप यही देखोगे कि सेम ही नंबर्स आता है, बस रिवर्स ऑर्डर में आता, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में आ गया सबका। चलो फिर तब आज यहाँ रुक जाएंगे, आज और नहीं।